आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। अभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और एक यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है। पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। मई आएगी, ममता दीदी जाएगी। इन्हें दौड़ा दौड़ा के सड़क पर पीटेगी। তোমাদের পতন হবে, তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के तारीख सामने आ चुकी है। पश्चिम बंगाल समेत सभी 5 राज्यों में 4 मई को रिजल्ट आएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का मतलब है अब चुनावी राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करेगी। चुनाव आयोग को जहां पर शिकायत मिलेगी या फिर किसी तरह की कोई आशंका होगी, वहां अधिकारियों में फेरबदल कर दिया जाएगा और इसकी बड़ी शुरुआत बंगाल से हुई। चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने एक तरह से बंगाल में पूरी प्रशासनिक मशीनरी को मथ दिया है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव से लेकर गृह सचिव, डीजीपी सबकी छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह पर नए अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई। बंगाल में सत्ता पक्ष भले इस फेरबदल को केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग का फैसला बता रहा हो, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में जो भी प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं उसके पीछे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की मंशा है। चुनाव आयोग ने एक एक करके बंगाल के 6 बड़े अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह पर नए अधिकारियों को बिठाला है। बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से दलील है कि एसआईआर के दौरान कई मामले चिन्हित किए गए। मुख्य सचिव स्तर पर भी कई मामलों में शिकायतें मिली। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों पर शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बंगाल सरकार द्वारा शिकायतें मिलने के बावजूद कार्रवाई में देरी के कारण अधिकारियों को हटाया गया। जिस तरह से बंगाल के बड़े अधिकारियों का तबादला हुआ, उससे यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है। सिर्फ बंगाल ही नहीं है, अब तो असम में भी मत दिया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के एक के बाद एक तबादले किए हैं, कई को हटा दिया है, कई को चुनावी ड्यूटी से पूरी तरह अलग कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ उन्हें चुनाव से जुड़ी कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये सारे तबादले पश्चिम बंगाल में भयमुक्त और हिंसा रहित चुनाव कराने के मकसद से किए गए। इससे पहले 5 मार्च को पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल रहे आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। इसी के बाद ममता बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता बंगाल में केंद्र सरकार पर शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। राज्यपाल के इस्तीफे की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक झटके में बंगाल की प्रशासनिक मशीनरी में शीर्ष स्तर पर फेरबदल हुए। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, तो बीजेपी भी इस बार चुनाव के दौरान पिछले चुनाव में जो उसकी चूक हुई उसको दुरुस्त कर सत्ता के लिए अपने दरवाजे खोलने का प्रयास कर रही है। पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने को लेकर तमाम चर्चाएं थीं। बंगाल में भाजपा सरकार भले न बना पाई हो, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में टीएमसी से बीजेपी सिर्फ 10 कदम दूर थी। 48% वोट बैंक के साथ ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में 213 सीटें जीतकर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। भाजपा ने 38% वोटों को अपने पाले में करके 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा बंगाल में अपने लिए अवसर तलाश रही है। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की हालत खराब है।
भाजपा और टीएमसी आमने सामने है, सीधा मुकाबला है। अब देखना होगा कि बंगाल में चौथी बार दीदी को सत्ता मिलती है या फिर बंगाल में भगवा लहराता है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े बयान जो तबादलों से जुड़े हुए हैं। अभी राज्यों का चुनाव जो घोषित हुआ है, निश्चित रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उस चुनाव में काम करेगी और जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास दिखाया है, ऐसा ही विश्वास इन राज्यों में भी दिखाया जाएगा। जहां तक बंगाल में डीजीपी या सीएस के तबादले का सवाल है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका कारण महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उस समय ये ठीक समझा था और महाराष्ट्र को नया डीजीपी दिया था और महाराष्ट्र को नए चीफ सेक्रेटरी भी दिए थे। जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता डीजीपी? हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में। पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 2 फेज में हो रहा है, पीसफुली होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर का जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमिश्नर प्रत्येक वोटर को पीमिक्स में जाके शांति से चुनाव में वोट डालने का मौका देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए था। फौरी तौर पर जब आप ऐसा करते हैं तो संदेह का जन्म होता है और 5 राज्यों के चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को कब हासिल करेगा। मैंने यही कहा था इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने से पहले कि कम फेज में चुनाव होना चाहिए और जल्द से जल्द सरकारें बननी चाहिए और वो चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब सरकार बनती है तो जनता को दिक्कत नहीं होती है, वो काम चलता रहता है। वरना बहुत समय लेकर अगर इलेक्शन होता है तो उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो जनता जिस तरीके से पश्चिम बंगाल समेत बाकी के 4 राज्यों में अपना फैसला सुनाने को बेताब है, तारीखों का इंतजार कर रही है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी बेचैनी राजनीतिक दलों में है, जो तरह तरह के वादे और इरादे जताते हुए जनता से वोट देने की अपील करेंगे कि वोट जनता का उनकी तरफ चला जाए। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। आखिर ये तबादले क्यों हुए? क्या इस तबादले का असर चुनाव पर भी पड़ेगा? क्या अधिकारी राजनीति को प्रभावित करते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका चुनाव के समय पर ऐसी महत्वपूर्ण होती है जिसमें निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद सिर्फ वहीं से होती है? हम इन तमाम सवालों को रखेंगे आज इस शेखर वार्ता में। ओम प्रकाश सिंह जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजितेश पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राम प्रकाश पांडे जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अधिकारियों का तबादला हुआ है वो आपकी नजर में क्या है? देखिए, पहले तो सबसे पहले के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बोलूंगा कि जिस तरह से गवर्नर का तबादला, उनका इस्तीफा इन इलेक्शन के समय में, ये एक प्रश्नवाचक। ये इलेक्शन के समय क्यों हुआ? उसके बाद ये जिस तरह से एक बार वो एक तबादला किए जा रहे हैं, तो निश्चय रूप से इलेक्शन कमीशन की सोच गलत नजर आती है, क्योंकि जो इतने दिन से जिस राज्य को जिन्हें परिचालना किया, तो जो प्रशासनिक तौर तरीके से अचानक एक नया आएगा तो उस इलाके को उतना रीड आउट करने में नहीं समय लगेगा, तो वहां देखा जाएगा कि वो सही रूप से काम नहीं कर पाएंगे इलेक्शन के समय पर। ये इस समय बदलने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मैं हमारे दृष्टिकोण से ये नजर
ठीक है अजितेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस इन तबादलों को किस तरीके से देख रही है और पूरे चुनाव में अपना स्टेक कहां पर देख रही है? अनम्यूट कर लीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कह रहा हूं सर, सबसे पहले तो तबादला अगर करना चाहिए तो तबादला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार जी है ना, उनका करना चाहिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है ना वही बेकानून है, इलीगल है। क्योंकि उनका जो नियुक्ति है वहीं से चीफ जस्टिस को हटा के होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को ले आया गया है। तो अब आपके जो अपॉइंटिंग बॉस है, आप तो उसी का होके काम करेंगे, क्योंकि आपका जो नियुक्ति होना था उसी को निरपेक्ष भाव से जैसे रखना चाहिए था, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन थे, प्रधानमंत्री थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के क्यों एक कैबिनेट मिनिस्टर को लाया गया? ये 2:1 का राजनीति क्यों किया गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो जिस व्यक्ति की खुद की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं है, वो दूसरे लोगों की नियुक्ति को बदलने के पीछे लगे हुए हैं। कल उन्होंने चुनाव घोषणा किया, आज सुबह आते ही उन्होंने सारे तबादले कर दिए। एक दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं बीते, कैसे इलेक्शन कमीशन इस जगह पे पहुंची, इस डिसीजन पे पहुंची है कि जो भी अफसर हैं उनको बदलना चाहिए। और ये बदलाव, जैसे अभी आपने कुछ नेता के भाषण सुनाए, इस बदलाव को आप देखिएगा सबसे ज्यादा जहां नॉन बीजेपी गवर्न स्टेट है वहां पे बदलते जाते हैं। आप चीफ जस्टिस बदल दीजिए, डीजीपी बदल दीजिए, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा है सर बंगाल का चुनाव में, वो ये मुद्दा है कि जो 60 लाख वोटर्स जो अंडर एडजुडिकेशन है उसका क्या होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमको, और कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखते, तो सर कांग्रेस आज 20 साल बाद पूरे पश्चिम बंगाल में 294 असेंबली सीट्स में अकेले कंटेस्ट करने जा रही है। और इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि पश्चिम बंगाल ने 15 साल की टीएमसी सरकार को देख लिया है। पश्चिम बंगाल ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को पूरे देश में जहां जहां भी है वहां देख लिया है कि वो कितने आगे चले गए। तो इतना आगे चले गए हैं कि पश्चिम बंगाल ने इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। सबसे ज्यादा इनको वोट 2021 में मिला था। आज जब 2024 आपका एमपी इलेक्शन आया, तो इस एमपी इलेक्शन में ऑलरेडी इनका वोट शेयर कम हो चुका है। इनके एमपी जो पहले 18-19 एमपी हुआ करते थे, वो आज 10-12 एमपी हो चुके हैं। तो बंगाल की जनता ने इनको 2021 में एक बहुत स्वर्ण अवसर दिया था कि आपको हम लोगों ने विरोधी बनाया है, अब आप लोग हमारे लिए कुछ काम करें तो हम लोग लगे कि आपके ऊपर आस्था आएगी। लेकिन इनका जो नेशनल, यार जिस तरीके से इन्होंने देशव्यापी काम किया है, इससे भारत बंगाल की जनता को ये समझ आ चुका है कि ये भाजपा एक ऐसी चीज है कि जिसको बंगाल से दूरी रखा जाए। इसलिए 2024 में इनको कम सीटें ले आ दी, कम वोट परसेंटेज पे ले आया। तो आज पश्चिम बंगाल में एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस विकल्प है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, वही फेज था जब कांग्रेस की सरकार के समय जो बंगाल ने डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किए, एम्प्लॉयमेंट किए, लोग माइग्रेट होके बंगाल आते थे। आज का परिस्थिति है कि लोग बंगाल से माइग्रेट होकर बाहर जा रहे हैं। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की कांग्रेस की सरकार, अजितेश जी, कब थी पश्चिम बंगाल में? वही 1977 के पहले की बात कर रहा हूं। तो यही मैं आपको बस कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ ये बताना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस की सरकार को देखा है, टीएमसी की सरकार को भी देख लिया, भाजपा की सरकार को भी देख लिया। तो आज इस चुनाव में कांग्रेस ही इस जगह पे रहेगा कि जिसके बिना ये सरकार, जो भी सरकार बनने वाली है, वो सरकार नहीं बनेगी बिना कांग्रेस के संपर्क। ठीक है अजितेश जी। ओम प्रकाश जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तबादले हुए हैं उसको लेकर के आपने अपने दोनों पक्षों का बयान सुन लिया है। वो खुश नहीं है, उनका कहना है कि केंद्र के इशारे पर हुआ है और जिस तरीके से हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश दे रहा है कि चुनाव आयोग भले कह रहा हो कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इन अधिकारियों को हटा रहा है, लेकिन इसमें इनको आपकी साजिश नजर आती है। देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र जो कह रहे हैं ना, निष्पक्ष निष्पक्ष का बड़ा गाना गा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश पर 62 सालों तक एक तरफा आंख मूंद कर और अवैध शासन करने वाले लोग, जिनके यहाँ सीबीआई डायरेक्टर से लेकर चीफ जस्टिस तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बनते हैं, वो निष्पक्षता का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में कितने इन लोगों का जो ये आधार है, पहले अपनी सीट एक तो कर लें शून्य से, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करें। तो ये कुल मिलाकर कांग्रेसी जो हमारे मित्र हैं, ये जमीन से दूर है और ये 1977 का ही गाना गाएंगे, उसके बाद फिर से बंगाल में ना आए हैं
ना आने वाले दिनों में इनकी कोई संभावना है। रही बात चुनाव आयोग की, तो धीरे धीरे इनके अंदर भी ममता बनर्जी का जो रोग है वो इनके अंदर आ रहा है। वो रोग क्या है? सुप्रीम कोर्ट मानी ना, हाई कोर्ट मानी ना, इलेक्शन कमीशन मानी ना। मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ। ज्यादातर ये कांग्रेस का स्टाइल जो है तृणमूल का स्टाइल है। तो इनके पास बचे खुचे नेता है राहुल गांधी, वो खुद दिग्भ्रमित है कि शकील अहमद खान कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बयान है चुनाव और ईवीएम और एसआईआर को लेकर। ये मेरे कांग्रेस के मित्र को पहले वो पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात, जब भी चुनाव आता है एक आम प्रक्रिया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए देश की स्वयं एक संस्था है, खुद में अकेले में और स्वघोषित नहीं कर सकते, लेकिन खुद से निरपेक्ष संस्था है जो अपना काम करती है, उसको चुनाव आयोग कहते हैं। किसी को कोई शिकायत है तो वहां सुप्रीम कोर्ट है। और हर चुनाव में हम लोग भी हाफ पैंट से राजनीति की समझ रखते हैं और करते हैं। देश में दल हमने भाजपा चुना है, बाकी दल के भी जो ईमानदार लोग इस बात को मानेंगे कि चुनाव के पहले अधिकारियों का तबादला एक आम रूटीन के तहत होती है, एक निष्पक्ष चुनाव के लिए, एक शांतिपूर्ण चुनाव के लिए। क्योंकि जो चुनाव जो पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सत्ता के साथ एक साठगांठ कर लेते, देखे तो हमने राजीव कुमार कलकत्ता कमिश्नर को राज्यसभा ने ममता बनर्जी ने भेजा, तो क्या हम यहाँ उम्मीद करेंगे कि जो कमिश्नर अभी के हैं वो ऐसे रहे, उनके नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव होगा? तो कांग्रेस वाले लोग यही सब बयानबाजी करके खुद अपने आप को शून्य से भी नीचे लेकर जाएंगे। सीटें तो बढ़ेंगी नहीं, वोट परसेंट 1-2% मिला तो वो भी इस बार सुपड़ा साफ हो जाएंगे। वो 294 नहीं, वो 494 सीट पर लड़े। हमें हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। हमें भी दुख होता है कि भाई एक भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उसका एक आधार होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। कुछ भी बोल जाएंगे भाई, ईवीएम पर भरोसा नहीं। कर्नाटक में जीतेंगे तो चुनाव आयोग अच्छा है, महाराष्ट्र में हारेंगे चुनाव आयोग बुरा है, बिहार में हारेंगे चुनाव आयोग बुरा है। ऐसे होता है क्या? परीक्षा दीजिए, जो परिणाम आपके खिलाफ आए तो परीक्षा खराब है, ये नीति से कांग्रेस को बाहर निकलना होगा। हम चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अभी और भी बंगाल में पुलिस अधिकारी हैं जो तृणमूल के दल दास यानी दल की गुलामी के रूप में काम करते हैं, उनका तबादला जरूरी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग उनके शिकायत लिखेंगे और उनका तबादला होना चाहिए। और चुनाव आयोग ने जो 2 पक्षों में चुनाव करवाने का निर्णय किया है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पूरे 1 महीने तक प्रशासन, शासन और आम लोगों को परेशानी से बचाने का ये निर्णय स्वागत योग्य है। ठीक है ओम प्रकाश जी, हम इस वार्ता को अब आगे बढ़ाते हैं। राम प्रकाश जी, जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि अभी और भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के इशारे पर काम करते हैं, तो उनको भी हटाया जाना चाहिए, इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में है, खास तौर से जो पैरामीटर सेट किए गए, जैसे नंदिनी चक्रवर्ती आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा, क्या जरूरत थी कि आप चीफ सेक्रेटरी होकर के वहां पर चले जाएं? भाई मुख्यमंत्री एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो वो अपनी पॉलिटिक्स करें, अपनी तरह से चीजों को करें, वो समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट प्रशासन ने वहां पर दिखाया, तो शायद ये चुनाव आयोग के लिए बहुत आसान हो गया कि उसको आइडेंटिफाई करने में देर नहीं लगी कि कहां गड़बड़ है और कहां सही है। देखिए शेखर जी, मैं एक तो बोलूंगा कि जो भारत की जो पद्धति है वो प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ गई है, तो प्रोटोकॉल को मेंटेन किया। वहां मैं उनको कोई दोषी मेरे नजर में तो नहीं आ रहा है। और ऐसा था तो मेरा भारत सरकार के जो भी हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं उन पर कानून प्रक्रिया का ऊपर हस्तक्षेप किया? क्यों नहीं उन्होंने प्रक्रिया भाई उन पर कोई नोटिस किया? नोटिस नहीं किया, तबादला किया। तो ये अपने में हास्य बात है। देखिए भाई, आप सीधी तरह से उनको दोषी भी नहीं मान रहे हैं और फिर उसको मैंने से हटा के अपना मंसूबा साफ करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, ठीक है, मैं समझ गया, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। राम प्रकाश जी, बड़ा सवाल लेते हैं। अभी कुछ लोग हटा दिए गए, कुछ लोग और भी लिस्ट में हैं, पता नहीं चुनाव आयोग क्या क्या करेगा। लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी करे, टीएमसी की तैयारी किस तरीके की है? क्योंकि एक मांग जो पिछली बार ममता बनर्जी की थी कि 8 चरणों में जो 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं, इससे ज्यादा घालमेल होता है, तो अब की बार 2 चरणों में चुनाव कराया है। तो आपकी अपनी तैयारी क्या है? आपको लग रहा है कि इस बार चौथी बार भी स्टेक आपका बड़ा है? जी, हम इसे दो फेज में जो इलेक्शन हो रहा है उसका हम स्वागत कर रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि
हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है और ऐसे ऐसे काम किया है जनहित में जो आज तक भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर में जो तृणमूल कांग्रेस ने काम किया है, हमारी मुख्यमंत्री ने काम किया है, वो भारतवर्ष में एक स्तंभ बन के खड़ा हुआ है। तो आज पश्चिम बंगाल में हम पूरी से तैयार हैं और चौथी बार भी सरकार हमारी आई। पहले फेज में जिन इलाकों में चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। टीएमसी उस इलाकों में ज्यादा बेहतर नहीं कर पाई थी। करीबन 152 सीटों पर चुनाव है पहले फेज में और यहां पर 92 सीटें टीएमसी के पास गई थी, 59 सीट्स थी जो बीजेपी के पास थी और जंगल महल और ऐसे कई इलाके हैं जो बीजेपी अपना कोर एरिया मान करके चल रही है। शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाले इलाके हैं ये। आपको लग रहा है कि टीएमसी ये किला जो उससे पिछली बार छूटा था अब की बार भेद ले जाएगी? जी, इस बार हम आराम से भेद ले जाएंगे क्योंकि इन्होंने जो एसआईआर करके वहां के जो भूमि पुत्र हैं, जैसे इन्होंने नॉर्थ बंगाल में किया, तो नॉर्थ बंगाल में राजवंशी एक संप्रदाय है जो वहां की भूमि पुत्र है, उनका ही नाम सबसे ज्यादा एसआईआर में है। तो जनता को समझ में आ गया तो इनके विरुद्ध में गया। इनके राज्यसभा के सांसद है जो अनंत जी महाराज, उन्होंने ही इनकी विरोधिता की है और पब्लिक के डोमेन में हो। तो इस तरह से वो इनका किला भेदा हुआ है उस इलाके में। वहां पर इनकी जो मिली थी वो 20 के करीब से ज्यादा सीटें नहीं आ पाई। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट फेज में पिछली बार जहां इलेक्शन हो रहा है, इस बार फर्स्ट फेज जिसको कह रहे हैं हम 152 सीटों पर, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया रहा था। आपने अभी लिस्ट भी जारी कर दी है कुछ देर पहले, 144 नाम भी सामने आ गए। शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है? आपका सबसे बड़ा लीडर पश्चिम बंगाल में 2 जगह से लड़ रहा है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है या एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है ये? ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर दीजिए इसको। सॉरी, हाँ, जैसा कि कॉन्फिडेंट की बात है तो कॉन्फिडेंट जो होता है वही वजन ज्यादा उठता है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष 2 जगहों से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस बार दोनों ही जगहों पे ममता बनर्जी पराजय सुनिश्चित करना है। और ये हम नंदीग्राम में 2021 में देखा, इस बार भानीपुर, दोनों सीटों पर ममता बनर्जी भारी अंतर से पराजित होगी। और तृणमूल के जो हमारे मित्र कह रहे हैं एसआईआर, तो रोहिया नंदीग्राम में उनकी लोड शेडिंग पर भी जीते। आऊंगा राम प्रकाश जी, आपके पास में आऊंगा, पूरा समय दूंगा। अभी उनका जवाब हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। ओम प्रकाश जी, अपना जवाब जारी रखें। तृणमूल की यही संस्कृति है जी, तृणमूल की संस्कृति लोग सुनते नहीं है और बेच करते हैं। देखिए ऐसा क्या है, ये बंगाल की जनता जवाब देगी। और जनता के पैसे पर अवैध लोगों को बसाने के लिए कलकत्ता कॉर्पोरेशन में गेट खोल देने का, ये बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाइए, अपना कागज बनवाइए और बंगाल में जाइए। तो ये मामावाड़ी नहीं है, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा। उसी के तहत एसआईआर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में। तो खैर उसका तो चुनाव आयोग जवाब दिया और जवाब आगे देगा। मैं राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हूं, तो उस नाते 2 सीटों से हमारी तैयारी, हमारी, आप इसी से समझ लीजिए 2021। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करते हैं दोबारा से कि ओम प्रकाश जी से हमारा संपर्क हो पाए। अजय देव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो ठीक है, कांग्रेस के 50 साल पुराने वाले शासन को आज भी लोग याद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कितने वोटर जो 50 साल पहले आपको वोट देते थे, डेडिकेटेड थे आपके लिए, वो इस प्रक्रिया में कहां तक पहुंचे होंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 50 साल में जो मौजूदा वोटर है उसने कांग्रेस को शासन करते हुए देखा ही नहीं है। एक बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में ऐसी है, उनके बीच में आप अपनी जड़ें, अपने बीज कैसे डाल पा रहे हैं? तो देखिए, आपको तो इतिहास जो है, इतिहास तो बदलने से बदल नहीं सकता ना। 50 साल से कांग्रेस को इस पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। बस इस 50 सालों में कांग्रेस ही जो है वो मुख्य विरोधी दल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में रही है। और 2021
में ही आके भाजपा पहली बार यहाँ पे विरोधी का उन्हें गद्दी मिला, उन्हें तगमा मिला। तो जो हमारे भाजपा के भाई कह रहे थे कि एक ठो सीट तो ले आइए, अरे भैया 2021 के पहले या 2016 के पहले जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से तो आपका विधानसभा में 0 to 5 में आप थे। 70 साल तो आप 0 to 5 में थे। जब आप 0 to 5 से रह के आज आप सरकार बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पार्टी आजादी से लेके 2021 तक लगातार विधानसभा में पश्चिम बंगाल में रही है, 77 तक सरकार चलाई है, उसके बाद प्रमुख विरोधी दल रही है, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको सोच समझ के बात करें। जमीनी जुड़ाव इनका नहीं है, इनको ये बात समझ ही नहीं आ रहा है कि 2021 से 2024 में लोग ने इनको छोड़ के इनके वोटर जा रहे हैं। अब इन्होंने एक बात बताया तो उसका जवाब देना है कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय चीफ जस्टिस जो है वो एमपी बन जाते हैं, तो रंजन गोगोई को राज्यसभा में किसने बना दिया? हमारे पश्चिम बंगाल में अभिजीत गंगोपाध्याय थे, हाईकोर्ट के जज थे, उसको राज्यसभा किसने भेज दिया? तो इनको असलियत से इतने दूर है हमारे भाजपा के जो भाई यहाँ बात कर रहे हैं कि उसके बारे में हमको कुछ कहना ही नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनका अपना सीट है काथी, वो लड़ते हैं एक नंदीग्राम से हैं जो 150 किलोमीटर दूर है उनके घर से। अब आ गए हैं वो कलकत्ता, भवानीपुर, और आज मैं जहां आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ ये भवानीपुर क्षेत्र से बात कर रहा हूँ, यहाँ आ गया भवानीपुर। यहाँ आज तक उनका कभी कोई ना प्रचार रहा है, ना उनका यहाँ कोई प्रभाव रहा है। ये खाली एक गिमिक बनाने का तरीका है कि किस तरीके से लोगों को, एक तो गिमिक, एक तो ऑप्टिक्स का पॉलिटिक्स है। यहाँ पे मुद्दा पे क्या ये लोग वोट कर रहे हैं। अब ये तो भाजपा के जो भाई हैं हमारे, वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रवक्ता के तरीके से बात कर रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि एसआईआर यहाँ क्यों किया गया? एसआईआर किया गया तो उसका प्रक्रिया ठीक क्यों नहीं किया गया? उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड, आप देखिएगा शुभेंदु अधिकारी जब से ये एसआईआर का प्रक्रिया यहाँ चालू हुआ है तब से उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख वोटर को हटाया जाएगा। आज वो नंबर देखिए सामने वही आ रहा है, 60 लाख वहां पहले हटा दिया गया और 60 लाख एडजुडिकेशन पे है। तो कैसे इनको पहले से ही पता था? कैसे सैटरडे को मोदी जी का रैली हुआ, संडे को चुनाव घोषणा हो गया? तो हर एक चीज इतने प्लानिंग के तरीके से हो रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये भाजपा के इशारों पे इलेक्शन कमीशन नाच रही है। और रही बात कि हम अपना कैसे आज के इन वोटरों को, आपने एकदम सही कहा कि आज के जो नए वोटर हैं, जो यंग वोटर हैं, उन्होंने कभी भी कांग्रेस का शासन पश्चिम बंगाल में नहीं देखा, बट उन्होंने कांग्रेस का शासन भारतवर्ष में देखा है, उन्होंने कांग्रेस का शासन दूसरे राज्यों में देखा। उन्होंने तो भाजपा का भी शासन कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में तो आप देखिए 70 साल में कभी भी भाजपा ना विरोधी दल या भी 5 साल के अलावा भाजपा का कोई रेलेवेंस ही नहीं था। लेकिन भाजपा को भी मौका दिया ना, आज ही के वोटर ने मौका दिया। क्यों मौका दिया? उनको एक मौका दिया, एक विरोधी के एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे उनको लाया गया था। तो यहाँ की जो वोटर है उन्होंने राहुल गांधी को देखा है, उन्होंने कांग्रेस की इतिहास को देखा है, कांग्रेस किस तरीके से दूसरे राज्यों में जो वादे कर रही है उसको पूरा कर रही है, और कांग्रेस शासित राज्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सब आज की वोटर्स ने देखा है। सोशल मीडिया का जमाना है, क्या हरियाणा में होता है, क्या ठीक है अजय देव जी, मतलब आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का वोटर चुनाव के समय निकलेगा उसे कांग्रेस का भी भान रहेगा। मैं रामप्रकाश जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हुई है, ममता बनर्जी धरने पर भी बैठी, तरह तरह की बातें भी आई। एक बात जो महत्वपूर्ण है, जैसा जिसका जिक्र आपने भी किया, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले इलाके थे, अगर वहां पर आपका ही आंकड़ा, जैसा आपने अपने बयान में कहा कि भूमिपुत्रों का नाम कट गया है, तो क्या जो पश्चिम बंगाल के बीएलओ थे, चूंकि वो तो सबसे लोकलाइट होते हैं, तो ऐसे में अगर आपको चुनाव आयोग या बीजेपी की मंशा पर डाउट था, तो बीएलओ या बंगाल की जो मशीनरी आपके सपोर्ट से काम कर रही है, उसका एक रुझान आपकी तरफ रहा है, उसने गलत नहीं होने दिया है, या फिर छठे साठम समाचारित जैसे को तैसा जवाब आपकी तरफ से भी दिया गया है? जी आपने ठीक बोला, हमने एकदम तत्पर होकर हमारे एक कर्मियों ने प्लस हमारे बीएलओ ने अपनी अंतिम शक्ति तक उन्होंने प्रयास किया कि एक भी आदमी का वोट ना कटे, और उसका हमारे को परिणाम मिलेगा। जनता हमारे साथ है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को प्रयोग करके हर जगह, क्योंकि इनके जो नेता जो बड़ बोले होते कि इतने कटेंगे, और वो भी नेता जिसको क्या बोलेंगे कि इन्होंने ही दिखाया था
कि नारदा स्टीयरिंग केस में ये पैसा गिनते हुए इन्हीं भाजपा वालों के ही पार्टी ऑफिस से दिखाया गया था। और ये भाजपा के मेरे भाई बता रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के छवि के समान आएंगे, तो बड़ी हंसी लगती है हमें कि ममता बनर्जी की छवि जो इतने बार से जीती हुई सांसद है और मुख्यमंत्री बनी हुई है, जिन्होंने आज तक कोई सरकारी पैसा नहीं लिया है, उनकी छवि के बराबर ये लेके आ रहे हैं। तो हंसी लगता है कि उनके छवि से वो भवानीपुर में उनके विरुद्ध में खड़े थे तो जमानत जब्त करके जाएंगे वहां से शुभेंदु अधिकारी, इनके प्रतिपक्ष के नहीं। और इस बार हमारी सीट बढ़ेगी, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल की जनता ने और देखा, और उसके बाद अभी देखिए ये वैश्विक महामारी में ये गैस की जो किल्लत हुई है उसके ऊपर और रिजल्ट तो इनके विरुद्ध में जाएगा, क्योंकि इन्होंने जनहित में तो इन्होंने कोई काम किया नहीं है। हमेशा लोगों के कोविड के समय भी थालियां और तालियां बजाई है, आज भी वैक्सीन को लेकर जो हो रहा है वो लोगों के सामने आया हुआ है। तो आदमी देख रहा है कि कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है देश में, तो कभी गैस की कमी हो रही है, तो जनता देख रही है ना कि क्या विकास कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में इनको जनता अच्छे से कई बार नकार चुकी है, इस बार और बुरी तरह नकारेगी। पेपर लीक इनके से होता है, उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, खटोलों की तो इनकी बताया ना कि केंद्र की तरफ से हो रहा है। उसके बाद अमित शाह जी के बेटे जयशांति जी की संपत्ति बढ़ती जा रही है, उस पर कुछ नहीं है, दूसरे पर अंगुली दिखाते हैं। क्रिकेट का कभी बैट नहीं पकड़े हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। सौरभ गांगुली जी को क्योंकि बंगाली थी उनको हटा दिया गया, सौरभ गांगुली जी से आईसीसी के सेक्रेटरी, उनसे ज्यादा क्रिकेट का ज्ञान था कि उनको हटा के अपने बेटे को बैठाया गया। तो जनता देख रही है ना कि जिम्मेदारी ला रहे हैं देश में, तो जनता, पश्चिम बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब। और दूसरा बात, पश्चिम बंगाल के जो अपनी बात आप पूरी करें। महापुरुषों के लिए इन्होंने जो शब्द, पश्चिम बंगाल के महापुरुषों के लिए भी जो शब्द मिले, इनके मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने राजा राम मोहन जी को बोल दिया सबसे अंग्रेजों का दालाल। पता नहीं किस जगह लिखा हुआ है अंग्रेजों का दालाल, कौन सी इतिहास में लिखा हुआ है जब वो शिक्षा मंत्री होकर उन्होंने बोला। हम भी सुने मातंगी हजरा को मुसलमान बोल दिया, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से पढ़ के आया और बोले अरे पश्चिम बंगाल के थे इसलिए। तो हमें हंसी लगता है। उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल में आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में जहां यहाँ डबल जी की सरकार है, बच्चों के पाठ्यक्रम से उनकी कविताएं हटा देते हैं। तो ये सब पश्चिम बंगाल की जनता के सामने हम भी लेके आ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ रही है कि इनकी मंसूबा क्या है, कि बंगाल से बाहर अगर कोई बांग्ला बोलता है उसको तो बांग्लादेशी बोलते हैं, उसका करते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के आगे अब इसका जवाब ले लेते हैं। बहुत सवालों का बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ओम प्रकाश जी कुछ फिर जवाब नहीं देंगे, कुछ और ही बताने लगेंगे। ओम प्रकाश जी, जितने आरोप लगे हैं, आप बीजेपी की तरफ से हैं, कांग्रेस और टीएमसी का जवाब आप दे दीजिए, मैं समय आपको दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि शुभेंदु अधिकारी में कितना दम है, वो तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी को धूल चटा कर दिखा दिया 2021 में, तो 26 सामने लोड शेडिंग करके ये भी दिखा देंगे, वो भी लोड शेडिंग करके वो भी उसमें भी इलेक्शन कमीशन साथ। तो उस हिसाब से तो आप लोग पूरे बंगाल में लूट के जीते हो यार, क्यों बेचैन हो रहे हैं? शांति से सुनिए, मैंने आपको सुना है, आनंद लीजिए। और आते हैं बंगाल की बीजेपी, किसकी पार्टी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी। किसको बोलिएगा? और ये बड़ी बड़ी नीति और आदर्श की बात करते हैं तो पूछिए इनसे। पार्थो चटर्जी शिक्षा मंत्री किस लिए जेल गए थे? आंदोलन में गए थे, कई साल बीतता रहे। 26,000 शिक्षकों का था जो घोटाले का मामला, एक एक तृणमूल कर्मी घूस लेकर पैसा बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में प्रमाणित हुआ। किस लिए भाई? आंदोलन में। इनके खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक जेल क्यों गए भाई? वो क्या भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे? ये सब बड़ा खराब लगता है तृणमूल के नेता के। वो कहा जाता है ना कि भूत के मुंह में राम ना हो। आप नीति आदर्श की बात करते हो, घोटाला, भ्रष्टाचार, लूट, यही तो तृणमूल का परिचय है। अब आते हैं थोड़ा सा, हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो 70 के पहले का ही झुनझुना बजाइएगा। अब आप लोग 70 से भी आगे की स्थिति में चले जाइएगा, उसके पहले का याद करिए, क्योंकि आप तो तृणमूल का बी टीम होकर खेल रहे हैं, इसलिए आपको मौका नहीं मिलेगा। जनता के पास आप लोग है नहीं, देश के स्तर पे आप लोग है नहीं। और मैं तृणमूल के हमारे बड़े भाई हैं, उनको जवाब देना चाहूंगा। SIR, इलेक्शन कमीशन का इनको जानकारी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कोई अपना स्टाफ नहीं होता, सारे स्टाफ राज्य सरकार के ऊपर रिलाई करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को, एज पर लॉ। और राज्य सरकारें मुहैया कराती हैं BLO,
और सारे तृणमूल के बीएलओ जानबूझकर उन जगहों पे लोगों के नामों में स्पेलिंग भूल भाल, फॉर्म भूल भाल भरना, ग्राउंड रिपोर्ट पर, ग्राउंड में हम भी सालकिया में रहते हैं और बीएलए बन रहे हैं और मीटिंग में हम लोग गए हैं, बहुत सारे कंप्लेन हम लोगों ने दी है स्पेलिंग में। मैंने जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश सिंह, बांग्ला में इसको PRO कर दीजिए प्रकाश सिंह। अब तो मैं तो दौड़ूंगा, मेरा विचाराधीन रहेगा, कभी कानून के आधार पर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, राजवंशी समुदाय का नाम ले रहे हैं, छाती इनकी फट रही है, एक व्यक्ति ला के दिखा दे कैमरे पे किसका नाम कट गया है, बंगाल का जेन्युइन नागरिक है, एक भी बंगाल का जेन्युइन नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, राजवंशी हो या थाली हो, कटेगा नहीं और एक भी घुसपैठिया रहेगा नहीं। पांडे जी ध्यान रखिएगा, एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे, चाहे वो रोहिंगी हो या बांग्लादेश, संविधान चलेगा। ये देश हमारा है, यहाँ का मुसलमान भी हमारा, और चुनाव की बात ऐसा ही यार, ड्रामा करके वोट नहीं मिलता है, ड्रामा करके हमारे टैक्स के पैसे से सुप्रीम कोर्ट में 20 एडवोकेट ले जाकर मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, यू हैव सेलेक्टेड अ बेस्ट पैनल, प्लीज लेट हिम स्पीक। उनको बोलने दीजिए, अच्छे वकीलों को आप लेके आई है मैडम, उनके बोले इन्हें तो ड्रामा करना था, ड्रामा श्री का पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और एज पर लॉ ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, बड़ा कोर्ट में एक छोटा सा अधिवक्ता मुझे पता है, ये ड्रामा करने गई थी। तो ये ड्रामा श्री का पुरस्कार इनको 2026 में बंगाल की जनता देगी। और बंगालियों का हितैषी होने का नाटक करने वाले लोग एक समाज विशेष को लाभ देकर सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। ये कौन मुख्यमंत्री है जवाब दे रही है, धमकी दे रही है एक समाज को, একটা সমাজ আসবে জোট বেঁধে 12টা বাজিয়ে দেবে আমরা আছি বলে তোমরা सुरक्षित আছো। किसी के रहमो करम पे बंगाली सुरक्षित नहीं है, किसी के रहमो करम पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये बंगाल देश को दिशा देता है। और बड़ी बात नारी सुरक्षा कहते हैं, बोलिए इनसे जवाब लीजिए। 8 बजे के बाद जिस बंगाल ने, हमने तो राजा राम मोहन राय को पढ़ा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ा है, नारी आंदोलन, समाज सुधार पढ़ा है हमने, विधवा विवाह हमने पढ़ा है इतिहास की किताबों में। उस बंगाल में महिला मुख्यमंत्री बोलती है, बंगाल में सुन लीजिए ना महाराज, जवाब लीजिए ना महाराज, जवाब लीजिए। अभी 8 बजे के बाद रात में लड़कियां बाहर ना निकले, छी रे छी, ऐसा बयान एक महिला मुख्यमंत्री को, माँ दुर्गा और माँ की काली की मिट्टी में, और आप करते हैं महिला सुरक्षा की बात। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोलता है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस पश्चिम बंगाल में होता है। किसका जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आप ये सब झुंझुना दिखा के इस बार विधायी तय सुपड़ा साफ होगा। 21 हाफ था, इस बार तृणमूल साफ होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी। वैसे भी तो ममता बनर्जी हार चुकी है। और दूसरी बात, अभी डीए का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीए दीजिए, ये बोलती मेरे पास पैसे नहीं है, वकीलों की फौज लेकर गई कि पैसे नहीं है मैं नहीं दे सकती, और उसी दिन युवाओं को 1500 रुपये जुओ श्री जुओ साथी, ये पैसा कहां से आ रहा है? और जब चुनाव आया तो मुअज्जिन को 500, पुरोहित को 500। ये टोपी देने से बंगाल में कुर्सी नहीं बचेगी। हिंदी में एक लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। राम प्रकाश जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटे थे तो उतना पब्लिक नहीं जानी थी कि इलेक्शन से मैं 10-10 रुपए बांटे, 10-10 हजार रुपए 2000 करोड़ रुपए हमारा रोक रखा है। और अब आए हैं प्रधानमंत्री इलेक्शन के समय परियोजना का उद्घाटन करने, तो ये पब्लिक है, ये भी जानती है, समझे? और ये बंगाल की पब्लिक है। और दूसरी बात है जो बोल रहे हैं, तो आपके बिहार और उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां से संख्या में रहते हैं बताए ना, तो वहां से हमारी पश्चिम बंगाल की महिलाएं बहुत सुरक्षित है और बहुत आराम से बाहर घूमती हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता जानती है। वहां पर किस तरह से उंगली उठती है कि अगर बाहर निकल जाए थोड़ी सी तो बेदब्बा, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं और जाता रहता हूं उत्तर प्रदेश, तो मुझे नहीं बताइएगा कि औरतों के साथ किस तरह बदसलूकी से सलूक किया जाता है डबल इंजन की सरकार। ठीक है राम प्रकाश जी, हम इस चर्चा आता हूं। ओम प्रकाश जी एक सेकंड ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, ऐसा है कि हम लोग भी फुट रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, कुछ चीजें तो हम भी समझते हैं। जिस तरीके से लेफ्ट के कैडर को धीरे धीरे टीएमसी ने अपने साथ जोड़ा, और स्थिति यह है कि जो तहसील पर बैठ करके किसी दौर में लेफ्ट का मुखिया हुआ करता था,
वो समय के अंतराल पर टीएमसी का हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2021 में बहुत सारे बाहरी लोगों को अपने साथ में जोड़ा और जोड़ने के साथ ही जिस तरीके से नतीजे आए, उसके बाद जिस तरीके के लोगों के पलटने का सिलसिला शुरू हुआ, वो शायद बीजेपी आज भी उसकी जलन महसूस करती होगी। तो इस बार आपने इस चीज का कितना ख्याल किया है कि जो लोग आपके साथ मौके पर जुड़े, और केवल जुड़े ही नहीं थे, कई तो उसमें ऐसे थे जो स्पाई की तरीके से टीएमसी की तरफ से आपकी पार्टी में आए, आपने टिकट दिया, वो चुनाव लड़े, जीते और जीतने के बाद वापस टीएमसी में चले गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, विशाल परिवार है हमारा। हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तृणमूल की तरह, जहां 2 लोगों को करना है, 2 ही लोग हैं। तो इतने विशाल हल में खुला हृदय है, सभी का स्वागत रहता है। इसमें पार्टी जरूर ध्यान रखती है कि समाज के कलंकित लोग और समाज अरे ओम प्रकाश जी, वो बात आप ऐसे बड़े स्तर पे कहें वो ठीक है, लेकिन आप जिसको शामिल कर रहे हैं उसको टिकट दे रहे हैं, आपके टिकट पर वो चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, और रिजल्ट के बाद वो वापस टीएमसी में जा रहा है और कह रहा है नमस्ते टाटा बाय बाय, मैं आपका था ही नहीं, मैं तो आया था केवल ये देखने की आपकी तैयारी क्या है। ये सही बात है आपने कही कि तृणमूल ने पिछली बार 2021 इस तरह का कुछ एक षड्यंत्र किया था, तृणमूल की नीति यही रही है, इसका हमें क्षति हुआ। इस बार 2026 में फुल प्रूफ प्लान है, ऐसे किसी भी तत्व को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाएगी, न नेता बनाएगी, ना ही जनता उन्हें जनता पंचायत जो सबसे बड़ी पंचायत है, पार्टी फुल प्रूफ प्लान के साथ हम उतरे हैं। जीत सुनिश्चित है, बस जो डेकोरम है, प्रक्रिया, उसका पालन हो रहा है। और मोदी जी की रैली ने साबित किया कि भाजपा आज है तृणमूल जाति, और 2021 हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, तो पार्टी ने गंभीरता से विचार किया है और उसी के हिसाब से। ठीक है अजितेश जी, जो स्थिति कांग्रेस की है वहां पर, उसमें ठीक है, आप जैसे नौजवान लोग अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए जितना दमखम इस वार्ता में भी लगा रहे हैं, वो अपनी तरह से प्रशंसनीय है कि उस पार्टी को आप जैसे लीडर भी मिले हुए हैं। लेकिन मैं 2 चीजें आपसे समझना चाहूंगा, उसके ऊपर आपका जवाब चाहूंगा। एक तो यह कि जिस तरीके अभी हालांकि जिक्र किया था शकील अहमद का, शकील अहमद ये कहते हैं कि भाई 60 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 6 आदमी भी अगर सामने आकर के कह रहा हो कि मैं जिंदा हूं या मेरा नाम हट गया है, इस तरीके का कोई 60 आदमी नहीं आया, 6 आदमी नहीं आया। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, नेता विपक्ष रहे हैं संसद में, उनका कहना यह है कि मैंने क्या नहीं किया उस क्षेत्र के मुसलमानों के लिए जहां से मैं चुनाव लड़ता रहा, लेकिन एक पठान आया तो मुझे लात मार करके किनारे कर दिया मुसलमानों ने। यह आपके नेताओं के बयान है। तो ऐसे में कांग्रेस अपने ही नेताओं से, अपने ही नेताओं में जूझ रही है, वो जनता के बीच कहां तक पहुंच पा रही है? देखिए, पहले तो अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में जो आपने बताया, तो अधीर रंजन चौधरी जी उस इलाका से सांसद पिछले 30 सालों से रहे हैं जहां पे मुसलमान सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, जहां मुसलमान संख्या ज्यादा है, और उनको 60-30 वर्षों से अधिक वहां के मुसलमानों ने वोट दिया है, और उन्होंने वहां के लिए, वहां की जो जनता है उसके लिए काम किया, और उस वहां की जनता में ज्यादा संख्या मुसलमानों का है, तो मुसलमानों के लिए भी काम किया, हिंदुओं के लिए भी काम किया। अब एक व्यक्ति जो 30 साल से आपका नुमाइंदा होकर संसद में जाता है और वहां एक दूसरे तरफ एक ऐसा अराजनीतिक आदमी आता है जिसको राजनीति के बारे में कोई समझ ही नहीं है, जैसे आईसीसी के चेयरमैन है, जैसा जिसको क्रिकेट के बारे में कोई समझ नहीं है, वैसे ही यूसुफ पठान को जो राजनीति के बारे में कोई समझ नहीं है, उसको लाके जब वहां पे रखा गया और वहां पे जब उनको हार फेस करना पड़ा, तो वो एक आदमी के अंदर का एक दुख है जो उन्होंने व्यक्त किया कि मैंने यहाँ क्या किया, जो यहाँ के मुसलमान भाइयों ने मुझे लात मार के हटा दिया, मैंने तो यहाँ जनता के लिए बहुत काम किया है। तो इसको कोई राजनीतिक या मुसलमान या हिंदू का एंगल मत देने का चेष्टा करिए। ये बड़ा ही सिंपल उनके वहां के जो वोटर्स हैं उनसे उन्होंने वार्ता किया कि भाई मैंने ऐसा क्या गलती किया या मैंने क्या काम नहीं किया जिसको लेके मुझे यहाँ से आप लोगों ने हरा दिया या मुझे यहाँ पे। और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मुर्शिदाबाद में इस बार कांग्रेस जैसा भी शून्य है, मुर्शिदाबाद में हम लोग
इस बार कांग्रेस वहां पे विधायक चुन के आएंगे, और अधीर रंजन चौधरी जी भी अगर लड़ते हैं तो वो वहां से उस अपने सीट से विधायक चुन के आएंगे। तो वो एक 2021 का एक माहौल ऐसा भाजपा और तृणमूल ने बाइनरी पॉलिटिक्स बना दिया था, एनआरसी सीएए का मुद्दा ऐसा ले आया था। और मुर्शिदाबाद एक बॉर्डरिंग इलाका है, तो बॉर्डरिंग इलाका में कुछ लोग हैं जिनको ये डर पैदा करा दिया गया था भाजपा की तरफ से कि अगर हम लोग नहीं आएंगे तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। वैसे ही तृणमूल ने बताया कि अगर हम लोग नहीं आएंगे तो आपको यहाँ से उच्छेद कर दिया जाएगा। तो इस भय की राजनीति में अधीर रंजन चौधरी जैसे भी बड़े लीडर, इंदिरा गांधी भी हारी थी तो जयप्रकाश नारायण ने, तो वो होता है। तो राजनीति में हार जीत लगी रहती है, और इस बार हम लोग उस सीट को, उस ग्राउंड को वापस जीत के ले आएंगे। दूसरा, आपने कहा शकील अहमद जी कह रहे हैं कि 6 ऐसे लोग हैं कि नहीं। मैं 2 बात कह रहा हूँ, 6 क्यों? 6 लोग का नाम तो हम लोगों ने लिख के खुद इलेक्शन कमीशन को जमा किया, जिसको मृत घोषित कर दिया गया था, और उस आदमी का पूरा डिटेल हम लोग ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी दिया है। उसमें तो तृणमूल के भी जो अभिषेक बनर्जी है, उन्होंने भी कुछ लोगों को लेके अपने एक राजनीतिक मंच में लोगों को ला के खड़ा कर दिया था कि ये है वो लोग। तो आपने जो कहा कि वो 6 लोग भी नहीं है, वो 6 लोग है। जो नहीं है वो अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि हम किसी भी घुसपैठिया को नहीं रहने देंगे, जो बाहरी लोग हैं उनको नहीं रहने देंगे। यही दावा आपने बिहार में भी किया था, कितने घुसपैठिया मिले आपको। ये एक बड़ी बात है। अजय जी, यहाँ सवाल सुनिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप चूंकि नौजवान नेता हैं कांग्रेस के, क्या कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स हैं उन्होंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से 50 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार वहां से गई, वो इमरजेंसी का दौर था, वो अपनी जगह पे है, वो ठीक है, देश भर में बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेफ्ट ने वहां पर बाजी मारी, वो सब अपनी जगह है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से बांग्लादेश बना था, मतलब वो 70 का ही वो दशक था, इंदिरा गांधी का इनिशिएटिव था, और यही घुसपैठ ही सबसे बड़ी मुसीबत थी। उस समय पर जब आपने पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया, पश्चिमी पाकिस्तान को अलग कर दिया आपके लीडर ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन, क्या आपको नहीं लगता है आज जिस युवा अवस्था में आप पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल गई है? जहां कभी हिंदू बहुतायत में था, उन इलाकों की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है, और वो डेमोग्राफी तब बदली है जब आपके एक सुप्रीम लीडर ने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया था। आपको इस बात की टीस है, या आपको लगता है कि वोट बैंक के लालच में इस बदली हुई डेमोग्राफी को इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए? सत्ता में आएंगे तो देखेंगे फिर क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये बात सही बताया कि देश के लिए बहुत बड़ा काम हुआ था। देश में जहां एक छोर पाकिस्तान आज जिस फ्रंट पे है, वेस्टर्न फ्रंट पे हमारे आर्मी तैनात रहता है और वहां से लगातार टेररिज्म एक्टिविटी होती रहती है, वैसे ही ईस्टर्न फ्रंट पे भी वैसे ही एक बड़े खतरे को इंदिरा गांधी जी ने खत्म किया, उसको एक राष्ट्र बनाया और उसको एक फ्रेंडली नेशन बनाया, जिसके लेके एक पूरा फ्रंट हम लोग ने सिक्योर किया। और इसमें इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से जो डिसीजन लिया था, उस डिसीजन से आज बंगाल और देश की जो जनता है वो ईस्टर्न फ्रंट से एटलीस्ट शांत है कि यहाँ से कोई समस्या नहीं आ रही है। दूसरा आपने बताया नहीं अजितेश जी, एक सेकंड मैं करेक्ट करना चाहूंगा, चूंकि सवाल मैंने रखा है, मैं एक जगह पे करेक्ट करूंगा। ऐसा है कि इधर ये पाकिस्तान से जो अंदर आते हैं ना, वो अपने साथ में गोला बारूद, बम, आईडी ये सब ले करके आते हैं, और वो फोड़ देते हैं देश में कहीं पर भी। इधर बांग्लादेश से जो आते हैं वो यहां पर आने के बाद अपना वोटर आईडी कार्ड भी बनवाएंगे, आधार कार्ड भी बनवाएंगे, डिवाइडर के ईंटे गुम्मे निकाल करके अपनी झोपड़ी भी तैयार कर लेंगे। एक तो हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि यहां सब कुछ बन जाता है, कुछ 1500 रुपया खर्च कीजिए वो सब बन जाएगा, और उनका पूरा सिस्टम है कि इसको लीगलाइज कैसे कराया जाए। तो अब आप ये बताइए, वो उन्होंने करा, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बस मैं डेमोग्राफी के बारे में ही बात कर रहा था, और आपने फिर, मैं आपको एक बार धन्यवाद दूंगा कि आपने सही मुद्दा उठाया कि वो यहाँ वोटर कार्ड बना ले रहे हैं, वो यहाँ आधार कार्ड बना ले रहे हैं, वो तारों के नीचे से आ जा रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके है? पिछले 15 सालों से भाजपा केंद्र सरकार की है। किसकी जिम्मेदारी है कि वहां से घुसपैठिया हो रहा है? पहला कारण। दूसरा, आधार कौन बनाता है? सेंट्रल एजेंसी बना के देती है। कैसे बन रही है? आधार इज अ सेंट्रल एजेंसी नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। कैसे बन रहा है उसके बारे में जवाब भाजपा को देना है। तो आधार भी आप बना के दे रहे हैं, घुसपैठ भी आप होने दे रहे हैं, और सवाल आप पूछ रहे हैं कांग्रेस से, सवाल आप पूछ रहे हैं बाकी राजनीतिक दलों से। आपकी जो यहाँ तो होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए अगर यहाँ कोई घुसपैठिया मिलता है ना,
तो सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए, किसी को जिम्मेदारी लेके वो होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये उनका दफ्तर है जो अपने काम को नहीं कर पाया और उसके वजह से बांग्लादेश से लोग आके यहाँ बस गए। आप कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया, ओम प्रकाश जी आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, समय वरना बचेगा नहीं। ठीक ठीक, ओम प्रकाश जी। जी जी जी, अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल उठाया है। पता नहीं ये हाँ जी, हमारे कांग्रेस के मित्र यंग है, इनको मेरी व्यक्तिगत सलाह रहेगी कि कभी कभी टीवी देखें, विशेषकर लोकसभा टीवी। ये लोकसभा के ऑन रिकॉर्ड है कि गृह मंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसने बीएसएफ पर बॉर्डर पर फेंसिंग करने की अनुमति नहीं दी। और इन्हें थोड़ा ये भी बोलिए कि फेडरल स्ट्रक्चर का जो गाना गाते हैं थोड़ा पढ़ लें कि भाई हर चीज केंद्र, हमारे यहाँ एक केंद्र देखभाल करने की दृष्टि में है, मूल सत्ता राज्यों की है, इसीलिए लड़ाई है। अब आते हैं आधार का। आधार बनवाने में तृणमूल के कई नेता के घरों से हजारों फॉल्स आधार निकले हैं और यही कांग्रेस के नेता, तृणमूल के नेता, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भाई आधार को तो मानना होगा क्योंकि हम लोग तो डुप्लीकेट बनाए। मैंने वहां नहीं कहा आधार तो वैलिड है। अरे भाई, आधार सेंट्रल एजेंसी देती किसको है? आधार कौन बनाता है? हर प्रदेश में उसके लिए वहां के स्थानीय लोग हैं, एजेंसियां हैं। और तृणमूल के नेता मिली भगत में से सैकड़ों मामले हैं जहां से आधार फॉर्ज जो है, फॉल्स आधार, जो झूठे आधार, नकली आधार कार्ड पकड़े गए हैं। वहां नहीं जाएंगे, कूद के देखिए कांग्रेस किस लिए साफ हो रही जानते हैं? ईमानदारी से इन्होंने बंगाल का एक भी प्रश्न इस चैनल पर, आपके इतने अच्छे चैनल पर, एक बार भी बंगाल के लोगों का मुद्दा नहीं उठाया। डेमोग्राफी से इनको क्या मतलब है? कांग्रेसी वाले तो बिक गए हैं, बोल सकते ही नहीं है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बात हो रही, दीपू चंद्र दास, बांग्लादेश में जिस तरह से जघन्य हत्या हुई, एक बयान है इनके दल का, ये चले जा रहे हैं, मेरे तृणमूल के मित्र हैं, बोल रहे हैं बाप रे बाप उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ रहा हूं। अब आप इसका एक सेकंड आ रहा हूं। अजितेश जी रुक जाइए। मेरा सवाल राम प्रकाश पांडे जी आपसे है, जितनी भी डेमोग्राफी बदली है उसमें जो लोग हैं उनको लीगलाइज कराने का पूरा आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर डाला है, आपका जवाब क्या है? देखिए, पहले तो मैं अपने भाजपा भाई को बोलूंगा कि ये केंद्र की एजेंसी मैंने खेला हुआ है, आधार केंद्र खेजा हुआ है जो केंद्र का खोला हुआ। तो हम भारतीय जनता पार्टी वाले का चेहरा देखेंगे कि नहीं, हम काम करवाने नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम तो भाई ये करेंगे तो ये बोलेंगे हमने गलत कर लिया है, क्यों? हम भारत के नागरिक नहीं है। जो करके देंगे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी कर देगा उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ये बोलना चाहते हैं हम। तो बोले ये है क्या? पहले तो ये अपने विधायकों का संभालने, अभी फिलहाल में इनके विष्णु शर्मा जी जो कलिंगपन से जीते हुए थे वो इनके दल को छोड़ के आए, तो इनके कार्यकर्ता नहीं है तो अनाप शनाप बकने बैठ गया है टीवी चैनल में। अरे आपने जब आधार केंद्र आपका है, दल छोड़ने के बाद तो दल छोड़ने के बाद तो आपके दल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यों घबरा रहे? 2 दिन में, 2 दिन रुकिए ना और मजा देखिए ना, टिकट घोषणा आपका हो, आपका आधार रखिए ना। अब 2-4 दिन और देखिए, सुपड़ा साहब 29 में आपका करवाइए, क्योंकि देश के ऊपर जिस तरह से जागीरदारी जागीरदारी करने का सोच है यहाँ पर। अजितेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजितेश जी आपने सबसे अरे बड़े दम जाके देख, आप अपनी बात रखें, मेरे हिस्से में हूं, ठीक है? अरे मैं हावड़ा में रहता हूँ, भवानीपुर। देखिए, पहली बात तो ये जैसे ये बोल रहे हैं कि चुनाव में राज्य मैंने कि बोलते हैं कि बीएसएफ बोल रही है कि उससे क्यों? अगर है तो मैं नहीं तो दोनों सरकारें बैठाओ ना लोकसभा में, भाई हमें ये फैसला बनानी है, क्या दिक्कत है? आप दिक्कत नहीं देते लोकसभा में, क्या दिक्कत? अजितेश अपनी बात रखें, आप चारा लगा के हर काम कराना चाहिए। शेखर जी आप बोले, अब समय नहीं बचा है। प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता को मैं यही कहूंगा कि वो अपने नेता से झूठ बोलने का जो उन्होंने तरीका सीखा है वो बड़ा बढ़िया है। लोकसभा टीवी हम देखेंगे, वो बात सही है। पहले आप जाके जमीनी स्तर पर देखिए। रुक जाइए, आपको मैंने बीच में नहीं रोका है ओम प्रकाश जी।
आप मत बीच में बोलिए। आपको ऐसे ही 2021 के बाद 2024 में रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑलरेडी आप 10-12 एमपी पे आ गए, वो भी चल जाएगा। एक ही बार मौका दिया बंगाल की जनता ने, आगे नहीं देगी। आगे आपको मौका नहीं देगी। 70 साल पे हम लोग भैया काहे परेशान हो रहे हैं? 70 साल हम लोग पे, आप 5 साल रह के इतना जो हंस रहे हैं, आपको 2019 में समझ में आएगा। नीति दूसरा बात है फेंसिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं, सवाल से आगे निकल गए। एक अब आता हूं मैं, अजितेश जी आता हूं आपके। राम प्रकाश जी, बहुत जल्दी से मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि क्या जिस तरीके से अभी ये पूरी प्रक्रिया चली है एसआईआर की, उसमें बहुत सारे लोग बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाते हुए दिखे, क्या आप ये मान रहे हैं कि जो 1 करोड़ 20 लाख का फिगर है वो चुनाव पर इफेक्ट डालेगा, सीटों पर फर्क डालेगा? क्योंकि 60 लाख तो एकदम से खारिज हैं, 60 लाख जो रिडक्शन में है, तो उस लिहाज से 2021 के मुकाबले करीबन 1 करोड़ 20 लाख मतदाता ऐसा है जो अभी लिस्ट में नहीं है, जिसमें से 60 लाख बिल्कुल गायब है। 5 मिनट जुडिशियल वाले जो है उनको तो ट्राइब्यूनल में दे रखा है, वो तो ठीक होंगे। हाँ, तो ट्राइब्यूनल में दिया हुआ है, जो 60 लाख जो लिस्ट में तो ठीक होंगे। ठीक है, 60 लाख जो कम हुए हैं उसमें आपको क्या लग रहा है, उसका फर्क दिखेगा आपकी सीटों पर या बीजेपी की सीटों पर? देखिए, जो बीजेपी की, क्योंकि वो जो डबल वोटर है, जो इनके बिहार वाले जो पश्चिम बंगाल में काम करने के लिए आते हैं, उनके बने हुए डबल जगह पर, तो उनके कटे तो कटे। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी बहुत जल्दी से जवाब दे दिए। जो वोटर्स नाम कटे हैं उसका फायदा आपको मिलेगा या टीएमसी को? 200% भाजपा को मिलेगा, क्योंकि तृणमूल तो मृत आत्माओं की सरकार है। जो मरे हुए वोटर 2 बजे के बाद बूथ पर जाके छापना, लूटना, इस बार मृत आत्माओं के वोट इनको नहीं मिलने वाले। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अधिकारियों के तबादले हुए हैं, चुनाव आयोग एक्शन में आया है, तारीखें डिक्लेयर हो गई हैं 5 राज्यों में, और खास तौर से सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि 2 सीटों से बढ़कर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 77 पर पहुंची, सरकार बनाने का उसका दावा था जो पूरा नहीं हो पाया, और इस बार बड़े बड़े दावे नहीं हैं लेकिन रणनीतियां दोनों तरफ से भरपूर बनी हैं। टीएमसी अपनी तरह से मुतमईन है कि चौथी बार ममता बनर्जी शपथ लेंगी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस बात को लेकर के आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही पश्चिम बंगाल का चुनाव क्यों न लड़ा जाए, क्योंकि उसके परिणाम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बेहतर दिखाई दिए थे। अभी भी पश्चिम बंगाल में किसी चेहरे को एज ए सीएम कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया है। बड़ी संख्या में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद करीब 63 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। 60 लाख के करीब ऐसे हैं जो ज्यूरिडिक्शन में हैं, जिनके नाम शामिल हो सकते हैं, या फिर अगर वो अपने दस्तावेज नहीं दे पाए तो कट भी सकते हैं। ऐसे में ये अपने आप में स्वतंत्र भारत का एक बड़ा दिलचस्प चुनाव है कि 2021 में करीबन 7 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया था, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में ये मतदाता 6 करोड़ रह गए हैं ऑन रिकॉर्ड। बढ़ेंगे कितने वो एक देखने वाली बात है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड लगभग इस तरीके की स्थिति है। तो ऐसे में ये घटे हुए मतदाता किसको बढ़ा देते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। नमस्कार। एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। अभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और एक यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है। पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। मई आएगी, ममता दीदी जाएगी। इन्हें दौड़ा दौड़ा के सड़क पर पीटेगी। তোমাদের পতন হবে, তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার